राठौर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल जोग्राफिकल सॉल्यूशंस पर। 10 मई 2026 को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने एडवर्टीजमेंट नंबर 2/2022 के अंतर्गत जोग्राफी का पीजीटी का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया है। और आज में 11 मई 2026 को इसी एग्ज़ाम में पूछे गए ज्योग्राफी के 125 क्वेश्चंस के बिल्कुल सही और बिल्कुल सटीक और सबसे विश्वसनीय उत्तर आपको उपलब्ध कराने जा रहा हूं। देखिए, इस पेपर को अगर देखा जाए तो ये पेपर जो कि ट्रेंड था पीजीटी का, उसकी तुलना में उसके आधार पर ये पेपर थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन उतना कठिन भी नहीं है। अभी कुछ ही दिन पहले हायर का पेपर हुआ है, असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर हुआ है। उस पेपर को अगर देखा जाए तो उसमें 2 घंटे में 100 क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन इस पेपर में, इस पीजीटी के पेपर में 2 घंटे में 125 सवाल पूछे गए हैं। और ये सारे के सारे सवाल बहुत लेंदी हैं, लगभग 38-39 पेज का ये क्वेश्चन पेपर है। काफ़ी बड़े सवाल पूछे गए हैं। अगर दोनों पेपर की तुलना की जाए, अभी जो कुछ दिन पहले हायर का पेपर हुआ है उसका और इस पेपर में अगर तुलना किया जाए तो ये पेपर हायर के पेपर से थोड़ा सा ज़्यादा कठिन है। हायर के पेपर में जो क्वेश्चंस आए थे वो बड़े थे, लेकिन उनका उत्तर बहुत ही आसानी से आपको ढूंढने में मिल जा रहा था। ये क्वेश्चन उसकी तुलना में थोड़े से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। कंपटीशन है, कंपटीशन में तो आप ये मान के चलिए कि अगर पेपर कठिन आ रहा है तो आपके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि कठिन पेपर को देखकर जो बहुत बहुत बड़े महारथी होते हैं अक्सर घबरा जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। जीतता वही है जो अंत तक संयम बनाए रखता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो लेक्चर। आज मैं आपको इसी पेपर में पूछे गए ज्योग्राफी के सभी 125 क्वेश्चंस के बिल्कुल सही सटीक आंसर उपलब्ध कराने जा रहा हूं। सबसे पहला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी और इकोलॉजी शब्द किसने गढ़ा और इसे डार्विन के विकासवादी सिद्धांत से जोड़ा। बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप सभी जानते हैं। पारिस्थितिकी इकोलॉजी जो शब्द है वो अर्नेस्ट हैकेल के द्वारा दिया गया था। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही आसान है, शिवालिक के दक्षिण में महत्वपूर्ण कटाव पैदा करने वाली मौसमी धाराएं स्थानीय रूप से किस नाम से जानी जाती हैं। बिल्कुल वन लाइनर क्वेश्चन है, इनको चोस के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये बादलों से संबंधित क्वेश्चन है और अच्छा सवाल है। इसमें 5 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। देखिए कितना बड़ा सवाल है। इस सवाल को पढ़ने में थोड़ा सा समय भी लगेगा और एग्ज़ाम पीरियड में आपको लगा भी होगा। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट है कि जो पक्षाब बादल होते हैं, जो सिरस क्लाउड्स होते हैं, वो मध्यम स्तर के बादल होते हैं। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये जो पक्षाव बादल होते हैं ये मध्यम स्तर के बादल नहीं होते हैं, ये हाई क्लाउड्स होते हैं। ये क्लाउड्स कैसे होते हैं? हाई क्लाउड्स होते हैं। तो पहला ही स्टेटमेंट गलत है, ये जो पहला स्टेटमेंट है वो गलत है। दूसरा स्टेटमेंट है कि कपासी या क्यूमुलस बादल उज्ज्वल और तेज़ मौसम का संकेत देते हैं, लेकिन ये कपासी वर्षी क्यूमुलोनिम्बस में विकसित हो सकते हैं। क्यूमुलस क्लाउड्स इंडिकेट ब्राइट ब्रिस्क वेदर। ब्राइट ब्रिस्क वेदर का मतलब है साफ़ मौसम, इसका मतलब है साफ़ मौसम। तो जो क्यूमुलस क्लाउड्स होते हैं वो साफ़ मौसम का संकेत देते हैं और ये कभी कभी क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स में भी परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट सही है। ये जो दूसरा वाला स्टेटमेंट है ये सही है। तीसरा है, स्त्री या स्टेटस एक पतली धूसर परत है और यह बूंदाबांदी से संबंधित नहीं है। स्टेटस इज़ ए थिन ग्रे लेयर, ये तो ठीक है, लेकिन नॉट एसोसिएटेड विद ड्रिजल्स, ये गलत है। ये जो स्टेटस क्लाउड्स जो होते हैं ये इनमें हल्की बूंदाबांदी हुआ करती है। तो इस तरीके से ये वाला जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट भी गलत है। अगला स्टेटमेंट कह रहा है कि निम्बो स्टेटस क्लाउड्स ब्रिंग कंटिन्यूअस लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल। ये जो लाइट हल्की सी मध्यम वर्षा होती रहती है कंटिन्यूअस निम्बो स्टेटस या वर्षा स्त्री मेघों से, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। इसी तरीके से 5वां स्टेटमेंट है, पक्षाब स्तरी या सिरो स्ट्रेटस क्लाउड्स जो होते हैं वो सूर्य या चंद्रमा के चारों ओर हेलो इफेक्ट, हेलो प्रभाव उत्पन्न करते हैं। ये तो बहुत ही
सरल स्टेटमेंट है, आपने कई बार पढ़ा भी होगा। तो इस तरीके से अगर इस क्वेश्चन में देखा जाए, हमको गलत तथ्य बताने, इस क्वेश्चन में हमको वो तथ्य बताने हैं जो कि गलत है। तो गलत कौन कौन से हैं? पहला गलत है और तीसरा तथ्य गलत है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो होगा ए में दिया हुआ है, पहला और तीसरा गलत है। हमको गलत बताना है, सही नहीं बताना है, ये ध्यान रखना है एग्ज़ाम टाइम में। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए जानबूझ कर दिया जाता है, क्योंकि हम ये एक्सपेक्ट करके चलते हैं कि क्वेश्चन में हमसे सही स्टेटमेंट पूछा जाएगा, लेकिन पूछा जा रहा है गलत स्टेटमेंट कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 4 है, डेविड रिकार्डो के जनसंख्या सिद्धांत ने निम्नलिखित के बीच संबंध स्थापित किया। द पॉपुलेशन थ्योरी ऑफ डेविड रिकार्डो, अगर आपने इसको पढ़ा है, ये भी एक बहुत आसान सवाल है, वन लाइनर क्वेश्चन है, आपने इसको ज़रूर पढ़ा होगा। तो इनके सिद्धांत में किन दो के बीच में संबंध को बताया गया है? तो आप जानते होंगे कि पॉपुलेशन और वेजेस, जनसंख्या और मजदूरी के बीच में संबंध को बताया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और अगर आपने इसके बारे में कभी नहीं भी पढ़ा है तो भी आप इसको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे, बस थोड़े से दिमाग का इस्तेमाल करें। आप इसको ध्यान से पढ़िए। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा। उत्तर दक्षिण हमेशा ध्यान दीजिए, उत्तर और दक्षिण की ओर ये परिवहन गलियारा है। इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। अब पहले इन स्टेटमेंट्स को पढ़ लेते हैं। देखिए, पहला दिया हुआ है कि ये जो गलियारा है INSTC, इसको 2000 में, सन 2000 में भारत, रूस और ईरान द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है, हमको नहीं पता, कोई बात नहीं, हम अगला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। यह एक बहु मॉडल परिवहन गलियारा है। ये एक मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है जो भारत को मध्य एशिया और रूस के माध्यम से यूरोप से जोड़ता है। मतलब भारत को मध्य एशिया और रूस के माध्यम से यूरोप से जोड़ता है, मतलब वर्टिकली नॉर्थ साउथ की ओर ये चल रहा है, ऐसे अगर आप ध्यान से देखें। अब तीसरा स्टेटमेंट ज़रा हम देखें कि यह भारत को अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका से जोड़ता है। अब अगर इस तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर भारत है, इधर पर अफ्रीका है, यहाँ पर दक्षिण अमेरिका है, तो ये क्या इस तरीके से हॉरिजॉन्टली जोड़ता है? सेकंड स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि ये वर्टिकली चल रहा है, मतलब भारत को मध्य एशिया और ऊपर रूस से जोड़ेगा, तो ये वर्टिकली मूव कर रहा है। जबकि नीचे वाले स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि ये हॉरिजॉन्टली, ये इसका जो विस्तार है वो हॉरिजॉन्टल में है। तो ये दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल कंट्राडिक्ट हैं। तो ये 2 और 3 एक साथ नहीं रह सकते। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी 2 और 3 हैं, यहाँ पर भी 2 और 3 हैं, ये तो कभी साथ हो ही नहीं सकते। अब बचा एक। अब यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें कि इसका नाम दिया हुआ था उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा, और अगर दूसरा स्टेटमेंट देखें तो यहाँ पर ये जो गलियारा है वो वर्टिकली विस्तृत है, भारत को मध्य एशिया और रूस के माध्यम से यूरोप से जोड़ता है, तो वर्टिकली चल रहा है। तो ये जो उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा जो इसका नाम है उससे संबंधित है ये दूसरा वाला स्टेटमेंट। तीसरा वाला स्टेटमेंट इसके नाम से मिलता जुलता नहीं है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि पहला और दूसरा जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6, ये भी बहुत आसान सवाल है, सिर्फ आपको इसको पढ़ना है और आप बड़े ही आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर मैरीन सेडिमेंट्स, समुद्री अवसादों के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, और यहाँ पर 4 प्रकार के समुद्री अवसादों के बारे में पूछा जा रहा है। जैसे सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है बायोजेनिक सेडिमेंट्स, उसके बाद दिया हुआ है कॉस्मोजेनिक सेडिमेंट्स, फिर दिया हुआ है लिथोजीनस सेडिमेंट्स, और सबसे लास्ट में दिया हुआ है हाइड्रोजीनस सेडिमेंट्स। अगर आप सबको ध्यान से पढ़ते हैं और अगर आप तीसरे स्टेटमेंट पर अगर आप ध्यान दें लिथोजीनस सेडिमेंट्स के बारे में, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि लिथोजीनस सेडिमेंट्स आर फॉर्म्ड थ्रू बायोकेमिकल प्रेसिपिटेशन। ये गलत है। अगर आपने स्थल जात उत्पत्ति वाले या स्थलीय उत्पत्ति वाले अवसादों, समुद्री अवसादों के बारे में अध्ययन कर रखा है तो ये स्टेटमेंट आप जानते हैं कि बिल्कुल गलत है। लिथोजीनस सेडिमेंट्स बायोकेमिकल प्रेसिपिटेशन के द्वारा इनका निर्माण नहीं होता है, ये नदियों के द्वारा या हवाओं के द्वारा
स्थलों से लेके लाए जाते हैं और समुद्रों में निक्षेपित कर दिए जाते हैं। इनके निर्माण में बायोकेमिकल प्रेसिपिटेशन का हाथ नहीं होता है। तो यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिए हुए थे और हमको गलत स्टेटमेंट का चयन करना था, तो हमारे इस आधार पर ये जो स्टेटमेंट सी है वो गलत होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 और ये एक PYQ है और ये एक अच्छा सवाल है, ठीक है, और आपको कठिन भी लगा होगा क्योंकि आपने ये कभी पढ़ा नहीं होगा। चलिए मैं इसका आपको आंसर बता देता हूँ कि क्वेश्चन है विकास लोगों द्वारा उपभोग की जाने वाली वास्तविक स्वतंत्रताओं के विस्तार की एक प्रक्रिया है। ये कथन किसका है? डेवलपमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ एक्सपेंडिंग द रियल फ्रीडम्स दैट पीपल इन्जॉय। ये जो स्टेटमेंट है वो अमर्त्य सेन का स्टेटमेंट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें पूछा जा रहा है कि ये जो क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं, क्लास्टिक अवसादी या घुसपैठी आग्नेय चट्टान, थोड़ा सा अगर इसको इंग्लिश में देखें तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक्स और इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स को तीव्र गर्मी और दबाव के संपर्क में आने से उत्पन्न चट्टान को कहा जाता है। देखिए यहाँ पर एक सेडिमेंट्री रॉक दी हुई है या इग्नियस रॉक, कोई एक सेडिमेंट्री रॉक है या कोई एक इग्नियस रॉक है। इन दोनों ये दोनों जब बहुत अधिक दबाव और अधिक तापमान के संपर्क में आ जाते हैं तो इनसे एक मेटामॉर्फिक रॉक का निर्माण हो जाता है। वो मेटामॉर्फिक रॉक कौन सी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए वो मेटामॉर्फिक रॉक मैं आपको बता देता हूँ। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपने मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में पढ़ा है तो इस क्वेश्चन को आप बहुत ही आसानी से कर लेंगे। देखिए ये जो ग्रेनाइट है, इग्नियस रॉक, ये जो ग्रेनाइट है, इसके रूपांतरण की प्रक्रिया के द्वारा नीस चट्टान का निर्माण हो जाता है। और इसी तरीके से ये जो सेडिमेंट्री रॉक है, एक सेल से भी नीस का निर्माण हो जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा टेक्निकल और अच्छा सवाल है, आसान सवाल है। देखिए निम्नलिखित में कौन सा विभिन्न स्थानों पर, ध्यान रखिएगा, विभिन्न स्थानों पर, अलग अलग स्थानों पर ज्वारों के समय विलंब को समझाता है। देखिए अलग अलग स्थानों पर, जैसे ये सपोज करिए ये एक तट रेखा है और यहाँ पर अलग अलग स्थान दिए हुए हैं, स्थान नंबर 1, स्थान नंबर 2, स्थान नंबर 3, स्थान नंबर 4। इन चारों ही अलग अलग स्थानों पर जो टाइड आएगा उस टाइड के आने के समय में अंतर पाया जाता है, उसको कहा जाता है टाइम लैग। उसको बोला जाता है टाइड के आने का टाइम लैग एट डिफरेंट प्लेसेस। तो ये अलग अलग स्थानों पर ज्वार अलग अलग समय पर क्यों आता है, ये टाइम लैग क्यों होता है, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए इसमें ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं, चलिए पहले इसको देख लेते हैं। सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन इन ओशन वाटर। इसका तो कोई संबंध नहीं होता है टाइड्स से, तो ऐसे ही दिया हुआ है। दूसरा दिया हुआ डिफरेंसेस इन लूनर डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ। देखिए चंद्रमा की दूरी अर्थ से अगर इनके बीच की दूरी बदलती रहेगी तो ज्वार की शक्ति या ज्वार की तीव्रता में अंतर आएगा, है ना। अलग अलग स्थानों पर ज्वार अलग अलग समय पर पहुंच रहा है, उसका इससे कोई संबंध नहीं है, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता है। तीसरा है रोटेशन ऑफ अर्थ अलोन, सिर्फ पृथ्वी के घूमने से ही ऐसा हो रहा है, ये भी नहीं हो सकता है। चौथा बचता है डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ टाइडल वेव। देखिए सपोज करिए यहाँ पर इस जगह से टाइड्स उत्पन्न हो रहे हैं, यहाँ पर ये मैंने क्रॉस का निशान लगाया हुआ है इस जगह पर, यहाँ पर ये टाइड वेव्स उत्पन्न हो रही हैं। तो सबसे पहले ये कहाँ पहुँचेंगी, सबसे पहले ये एक पर पहुँचेंगी, फिर दूसरे स्थान पर पहुँचेंगी, फिर तीसरे स्थान पर पहुँचेंगी, फिर चौथे स्थान पर पहुँचेंगी। देखिए कितना आसान सवाल था, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन तो और भी ज़्यादा आसान है, वेबर का ये क्वेश्चन है। 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और इसमें से पूछा जा रहा है कि करेक्ट पूछा जा रहा है, करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में पूछा जा रहा है, सही स्टेटमेंट कौन सा है। हमेशा ध्यान देना है गलत और सही में
कौन सा पूछा जा रहा है, गलत पूछा जा रहा है कि सही पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सही स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो है कि श्रम संबंधी लाभों के कारण उद्योग न्यूनतम परिवहन लागत वाले स्थान से विचलित हो सकते हैं। हाँ, हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। और ऐसा ही सेम क्वेश्चन अभी हायर के एग्ज़ाम में भी, अभी ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर वाला जो एग्ज़ाम हुआ था इसमें भी पूछा गया था। सेम बिल्कुल ऐसा ही स्टेटमेंट पूछा गया था। इंडस्ट्रीज में डेविएट फ्रॉम द लीस्ट ट्रांसपोर्ट कॉस्ट लोकेशन ड्यू टू लेबर एडवांटेजेस। यहाँ ये तो बिल्कुल हो सकता है, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और दूसरा है आइसोडा पेन ऐसे विचलन के कारण। अब देखिए, अब विचलन उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है, डेविएशन उत्पन्न हो जाएगा। हमने एक लोकेशन चूज़ की थी जो कि परिवहन लागत की दृष्टि से सर्वोपयुक्त सबसे उत्तम लोकेशन हमने चूज़ की थी अपनी कंपनी या फैक्ट्री लगाने के लिए, लेकिन हमें कहीं पर श्रम का लाभ प्राप्त हो रहा है तो हम फैक्ट्री को वहाँ से हटा रहे हैं, तो कुछ विचलन उत्पन्न होंगे। तो उसी के बारे में यहाँ कहा जा रहा है कि आइसोडा पेन ऐसे विचलन के कारण उत्पन्न अतिरिक्त परिवहन लागत को मापने में मदद करते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो होगा, दोनों ही स्टेटमेंट इसमें सही होंगे, बोथ 1 and 2। ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है इसमें दोनों ही स्टेटमेंट, ऑप्शन डी, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें सारगेसो सागर से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है और पूछा जा रहा है कि सारगेसो सागर जो है निम्नलिखित में से किन धाराओं से घिरा हुआ है। टोटली कंफ्यूज करने के लिए आपसे पूछा जा रहा है। अब बहुत ही आसान सवाल है। सारगेसो सागर की अगर हम बात करें तो एक तरफ इसके गल्फ स्ट्रीम होती है, उसके आगे नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट होती है, फिर उसके दक्षिण में कनारी धारा चलती है, और यहाँ विषुवत रेखा के उत्तर में उत्तरी विषुवत रेखी धारा होती है, और यहाँ पर सारगेसो सागर की स्थिति होती है। तो ये जो सागर, ये जो सारगेसो सी है वो चारों ही महासागरीय धाराओं से घिरा हुआ है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। ये एक कठिन क्वेश्चन है। कठिन सिर्फ इसलिए है क्योंकि ये एक नया क्वेश्चन है, कभी आपने पढ़ा नहीं होगा, कभी आपने सुना भी नहीं होगा। और अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ऐसे क्वेश्चंस की चिंता भी नहीं करनी चाहिए। अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो कोई ना कोई तुक्का आप लगा दीजिए, भगवान चाहेगा तो आपका सवाल सही हो जाएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। ऐसे क्वेश्चन से आपके सिलेक्शन पर कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कोनिजा और डिजिटारिया जैसी शाक नाशी प्रतिरोधी खरपतवारों का विकास विशेष रूप से किस देश में बड़े पैमाने पर एचटी फसल की खेती से जुड़ा हुआ है। ये जो एचटी क्रॉप्स होती हैं उनसे संबंधित ये क्वेश्चन है, और यहाँ पर कुछ खरपतवारें दी हुई हैं। ये इनकी विशेषता ये है कि ये शाकनाशी प्रतिरोधी खरपतवारें हैं, हर्बिसाइड रेजिस्टेंट वीड्स हैं ये दो, कोनिजा और डिजिटारिया। इनका विकास कहाँ पर हो रहा है, तो देखिए मैं इसका आपको सही आंसर बता देता हूँ। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ब्राज़ील। अब ऐसे क्वेश्चन की आप ज़्यादा चिंता मत करिए, ऐसे क्वेश्चन से आपके सिलेक्शन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है और ये मैपिंग का क्वेश्चन है। अगर आपने इसको पढ़ा है तो आप इसको ज़रूर सही करके आए होंगे, और ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए था। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक शहर लेक मिशिगन क्षेत्र, ये जो मिशिगन झील है उसका जो एरिया है उसके भीतर एक औद्योगिक केंद्र है। तो इसका सही आंसर है शिकागो, जो है वो मिशिगन जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसके अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। ये इजार्ड के इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी का एक क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कठिन भी है। इसमें कहा जा रहा है कि इजार्ड के औद्योगिक अब स्थिति सिद्धांत के संदर्भ में रूपांतरण रेखा, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन लाइन होती है उन्होंने जो बताई थी, वो किसका प्रतिनिधित्व करती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, द स्पेशियल ट्रेड ऑफ और सब्सटीट्यूशन पॉसिबिलिटीज़ बिटवीन टू लोकेशंस की, ये जो दो लोकेशंस हैं उनके बीच में ये जो ट्रेड ऑफ होता है या जो प्रतिस्थापन की संभावनाएं होती हैं, उनको ये जो ट्रांसफॉर्मेशन लाइन है उसको रिप्रेजेंट करती है, उसका प्रतिनिधित्व करती है। अगला क्वेश्चन नंबर 15, बहुत ही आसान सवाल है, कई बार क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है। क्षेत्रीय विकास में विकास ध्रुव की अवधारणा का योगदान किसके द्वारा किया गया था। बहुत आसान सवाल है, पेरोक्स और बॉडविले के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में एडिरोंडेक पर्वत जो है वो भूवैज्ञानिक रूप से किस देश का विस्तार है। देखिए ये जो एडिरोंडेक पर्वत है
ये जो है कनेडियन शील्ड या लॉरेशियन शील्ड का ही विस्तार है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17 बड़ा ही अच्छा सवाल है, बहुत ही मतलब अच्छा क्वेश्चन बनाया है इन लोगों ने। और यहाँ पर एक फसल के बारे में पूछा जा रहा है, उस अनाज की फसल, उस सीरियल क्रॉप के बारे में पूछा जा रहा है। और कहा जा रहा है कि एक ऐसी फसल बताइए जो लेवांत क्षेत्र और इथियोपिया उच्च भूमि में उत्पन्न हुई थी। ऐसी कौन सी फसल थी? और ये 30 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच व्यापक रूप से उगाई जाती है। मतलब 30 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश, मतलब ठंड के मौसम, मतलब टेम्परेट रीजन्स में, ठंडे क्षेत्रों में ये फसल उगाई जाती है, गर्म क्षेत्रों में ये फसल नहीं उगाई जाती है। और खाद्यान्न उत्पादन में प्रमुख है ये फसल, और भारत के उत्तरी और दक्षिणी दोनों राज्यों में उगाई जाती है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो चावल जो होता है, चावल को थोड़ा सा टेम्परेचर जो है थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए होता है, तो चावल यहाँ पर नहीं हो सकता है। और वैसे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है गेहूँ। इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही आंसर है गेहूँ। गेहूँ जो है वो ये जो ईरान इराक का जो एरिया है, या जो लेवांत क्षेत्र है, ये जो लेबनान का एरिया है, इसके आसपास के क्षेत्रों में गेहूँ की फसल सबसे पहले उत्पन्न हुई थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है गेहूँ, व्हीट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, ब्लैकफुट लोग। ये जो ब्लैकफुट लोग होते हैं निम्नलिखित में से किस आर्थिक गतिविधियों में लगे हुए हैं? तो देखिए, ये जो ब्लैकफुट इंडियंस होते हैं ये नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं। ये कहाँ पर पाए जाते हैं? नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं। और ये भैंसें चराते हैं। ये जो ब्लैकफुट लोग होते हैं ये बड़े जानवर, मतलब बड़े शाकाहारी जानवरों का शिकार करते हैं। तो हंटिंग ऑफ लार्ज हर्बीवोरस एनिमल्स, ये इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के चट्टानों में पेट्रोलियम नहीं पाया जाता है? तो बहुत ही आसान सवाल है, मेटामॉर्फिक रॉक्स में पेट्रोलियम नहीं मिलेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, चीन में चाय की खेती केंद्रित है। चीन में चाय की खेती मुख्यतः किस क्षेत्र में होती है? ये एक आसान सवाल है, PYQ है, पूछा भी गया है। और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। चीन में चाय की खेती यांगत्जे घाटी और सेचवान बेसिन में होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, और ये डेविस के अपरदन चक्र, डेविस का जो इरोजन साइकिल है उससे संबंधित है। और यहाँ पर तीन स्थितियाँ दी हुई हैं, या 3 प्रकार के फीचर्स दिए हुए हैं जो कि डेविस के अपरदन चक्र के दौरान क्रमिक रूप से बनते हैं, और उनका क्रम पूछा जा रहा है। तो आप देखिए, अगर इनमें देखा जाए तो संप्राय मैदान, वी आकार की घाटी और लुप्त होते जल विभाजक, अगर इनको देखा जाए तो सबसे पहले वी आकार की घाटियाँ बनती हैं। उसके बाद जो है ये जो इंटरफ्लूप्स होते हैं, ये जो जल विभाजक के जो दोआब क्षेत्र होते हैं, ये लुप्त होते हैं। फिर तीसरा होगा, इसके बाद सबसे लास्ट में संप्राय मैदान का निर्माण होता है। तो 2 3 1 इस तरीके से इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, बहुत आसान सवाल है, PYQ है। कृषि की उत्पत्ति और प्रसार के संबंध में सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो कार्ल ओ शॉर ने किया था। अगला क्वेश्चन माल्थस के सिद्धांत से संबंधित क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन ज्योग्राफी का कम, अरिथमेटिक का ज़्यादा है। बहुत ही आसान सवाल है, थोड़ा सा गणित आपको इस्तेमाल करना है, बाकी ये क्वेश्चन आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। आइए इस क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं, पहले समझते हैं क्वेश्चन कह क्या रहा है। माल्थस के सिद्धांत के अनुसार यदि जनसंख्या 10 लाख 1 मिलियन से शुरू होती है, पॉपुलेशन जो है, मैं यहाँ लिख देता हूँ P फॉर पॉपुलेशन, ये 1 मिलियन से शुरू हो रही है, और खाद्य आपूर्ति 1 इकाई से शुरू होती है, मतलब फूड सप्लाई जो है, फूड सप्लाई ये भी 1 यूनिट से शुरू होती है। तो 75 वर्ष के बाद क्या होगा? 75 वर्ष के बाद क्रमशः जनसंख्या मिलियन में और खाद्य आपूर्ति इकाइयों में क्या होगी? ये मानते हुए कि प्रत्येक 25 वर्ष में जनसंख्या दुगनी हो जाती है और खाद्य आपूर्ति में अंकगणितीय रूप से 1 इकाई की वृद्धि होती है। तो देखिए, ये मान लेते हैं प्रेजेंट का वर्ष है, ये तो जीरो मान लेते हैं, प्रेजेंट का टाइम है। पहला 25 साल, फिर दूसरा 25 साल, और फिर तीसरा 25 साल, ये दोनों हो गए 75 साल। यहाँ से यहाँ तक हो गए 75 साल। 75 साल में कह रहा है कि ये जो जनसंख्या है वो दुगनी होती चली जा रही है। तो पहले जनसंख्या 1 मिलियन, उसके बाद अगले 25 साल में हो जाएगी 2 मिलियन, उसके बाद में दुगनी हो के 4 मिलियन, और उसके बाद में दुगनी हो के 8 मिलियन हो जाएगी। और खाद्य आपूर्ति में, फूड सप्लाई में अंकगणितीय रूप से 1 इकाई की वृद्धि होती है। तो पहली
प्रेजेंट टाइम में 0 ईयर में जो फूड सप्लाई है वो है 1 यूनिट। अब अंक करती वृद्धि हो जाएगी तो एक इसमें जुड़ जाएगा, तो 1 + 1 2 हो जाएगा। अगले 25 साल में 2 + 1 3 हो जाएगा। अगले 25 साल में 3 + 1 ये हो जाएगा 4, तो 8 और 4, पॉपुलेशन 8 गुनी और फूड सप्लाई 4 गुनी ही बढ़ पाएगी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी। अच्छा सवाल था, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए, ये कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। बहुत ही आसान सवाल है, प्रवाल विरंजन से संबंधित ये क्वेश्चन है और 4 यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं कि किस घटना के द्वारा एल निनो वाले वर्ष में, है ना, प्रवाल विरंजन में वृद्धि का कारण क्या होता है। तो बहुत ही आसान सवाल है, समुद्री सतह के तापमान में वृद्धि हो जाती है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 25 तो और भी ज़्यादा आसान है। एक मेन सर्पिल में उत्तरी गोलार्ध में सतही धारा वायु की दिशा से किस कोण पर विक्षेपित होती है। 45 डिग्री। बहुत आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर 46 ये एक अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे एपीफाइट्स अधिपादपों के बारे में कुछ 5 कथन दिए हुए हैं और इनमें से कौन से कथन सही हैं वो हमको बताना है। तो देखिए सबसे पहले एपीफाइट्स जो होते हैं उनको अधिपादप या अधिपादप कहा जाता है और ये पेड़ों पर उगते हैं सिर्फ आश्रय के लिए, है ना। ये पेड़ों पर परजीवी नहीं होते, है ना। तो इस तरीके से अगर दूसरा ऑप्शन देखा जाए तो वे मेजबान पौधों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। ये स्टेटमेंट जो है ये स्टेटमेंट गलत है। वो जिस पेड़ पर रहते हैं उससे पोषक तत्व प्राप्त नहीं करते हैं। पहली बात तो ये चीज़ जान लीजिए आप। तो दूसरा स्टेटमेंट तो गलत हो गया। तो इस तरीके से ना तो ये हो सकता है और ना ही ये हो सकता है। तो बचा सी और बी। अब इसमें भी देख लेते हैं क्या है। तो अब यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1, ये 1 पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये निम्न अक्षांश वाले वनों में पाए जाते हैं, ये तो बिल्कुल सही है, हमने यहाँ से देख लिया। सी में भी 1 दिया हुआ है और बी में भी 1 दिया हुआ है। अब देखते हैं तीसरा और पाँचवा, चौथा और पाँचवा। तो यहाँ पर भी 5वां स्टेटमेंट और यहाँ पर भी 5वां स्टेटमेंट। सी और बी में 5वां स्टेटमेंट दोनों में दिया हुआ है। इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट सही है और होता भी है। ये जो एपीफाइट्स होते हैं इसके अंतर्गत मॉस और लाइकेन को सम्मिलित किया जाता है। ये बात बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब देखना है तीसरे और चौथे में कौन सा सही है कौन सा गलत है। अब ये हमको पता लगाना है। तो आप जान लीजिए ये जो एपीफाइट्स होते हैं इनको एयर प्लांट्स भी कहा जाता है। एयर प्लांट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी जड़ें मिट्टी में नहीं उगती हैं, इनकी ये जो है ये पेड़ों के ऊपर उगते हैं। तो इस तरीके से ये स्टेटमेंट सही है। एयर प्लांट पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप इसको सही कर लेंगे। अगर कोई पौधा मतलब कोई एपीफाइट जो है किसी पेड़ पर उग रहा है तो उसकी जड़ जाहिर सी बात है ज़मीन में नहीं जाएगी, है ना। तो उसको एयर प्लांट कहा जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो स्टेटमेंट है पहला, चौथा और पाँचवा। तो इस तरीके से ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। थोड़ा सा बस दिमाग लगाइए, थोड़ा सा पढ़िए, धैर्य रखिए, शांत होइए और आपके सारे सवाल सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन तो भाई आसान सवाल है, ये क्वेश्चन तो गलत नहीं होना चाहिए। कौन सी विलियम बुंगे की बुक है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। थ्योरेटिकल ज्योग्राफी जो है विलियम बुंगे की बुक है। क्वेश्चन नंबर 28 तो कभी गलत हो ही नहीं सकता है। और ये इसका क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन आप देखिए, भूमध्य रेखीय जो निम्न है, जो इक्वेटोरियल लो है, उसका संबंध है कन्वर्जेंस ऑफ ट्रेड विंड्स से। जो इक्वेटोरियल लो है उसके पास जो है ट्रेड विंड्स जो हैं आपस में आके मिलती हैं। सब ट्रॉपिकल अगर हाई को देखा जाए तो सब ट्रॉपिकल हाई का जो एरिया होता है वहाँ पर हवाएं विसरित हो जाती हैं, उनका अपसरण हो जाता है। पोलर हाई जो है, पोलर हाई पर क्या होता है कि जो कोल्ड जो ठंडी जो हवाएं होती हैं वो नीचे की ओर बैठती हैं और बाकी बचा ये सब पोलर लो। यहाँ पर आप जानते ही हैं कि वेस्टर्लाइज और ईस्टर्लाइज का जो है वो दोनों मिलती हैं। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। ये तो एक आसान सवाल है, इसको आप बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 और ये क्वेश्चन भी बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। यहाँ पर एक बुक दी हुई है, इन्फ्लुएंसेस ऑफ ज्योग्राफिक एनवायरनमेंट। आप जानते हैं एलन चर्चिल सैम्पल के द्वारा ये बुक लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, बहुत ही आसान सवाल है।
लौह एस के प्रकार दिए हुए हैं, किसमें लोहे का प्रतिशत सबसे कम होता है। 4 प्रकार का लोहा होता है, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है सिडेराइट। इसमें लौह अंश की मात्रा जो है वो सबसे कम मिलती है, सबसे मतलब निम्न क्वालिटी का लौह एस ये माना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। बहुत सरल, जितना बड़ा दिख रहा है उतना ही सरल सवाल है ये। देखिए यहाँ पर दो कथन दिए हुए हैं, अभिकथन और कारण दिए हुए हैं। अभिकथन में कहा जा रहा है गन्ना लाल मिट्टी काली मिट्टी दोनों में उगाया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है, गन्ना कैसी भी मिट्टी में उगाया जा सकता है। कारण दिया जा रहा है कि गन्ना एक शीतोष्ण फसल है जिसमें कम पानी की आवश्यकता होती है। भाई अगर पानी कम होगा तो रस कहाँ से बनेगा। गन्ना आप खाते हैं तो रस निकलता है, रस कहाँ से बनेगा, पानी से बनेगा। थोड़ा सा लॉजिक लगाने की बात है। तो देखिए अभी कथन सही है, कारण गलत है। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का सही होगा। क्वेश्चन जितना बड़ा उतना ही आसान। अगला क्वेश्चन है सुंडा सेल्फ आपने पढ़ा होगा। ये जो सेल्फ आपने पढ़ा होगा ओशनोग्राफी में सेल्फ क्या होते हैं, ठीक है। सेल्फ के बारे में आपको आइडिया है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। सेल्फ किस प्रकार की स्थलाकृति होती है ये आपको पता है। चलिए अब ऑप्शंस देख लेते हैं क्या हैं। हाईएस्ट पीक है, क्या शेल्फ पीक होते हैं? नहीं होते हैं। एक्टिव वोल्केनो होते हैं? नहीं होते हैं। डीप ओशियनिक ट्रेंच, तो सुंडा ट्रेंच है, हम सुंडा सेल्फ की बात कर रहे हैं, तो ये भी नहीं है। जियोलॉजिकली स्टेबल एंड शैलो प्लेटफॉर्म्स होते हैं सेल्फ, और यही सेल्फ की डेफिनेशन भी होती है, सेल्फ होते भी यही हैं, ठीक है। ये महाद्वीपों के वो भाग होते हैं जो समुद्र में डूबे हुए होती है, एक स्टेबल प्लेटफॉर्म की तरह होते हैं, शैलो होते हैं, इनमें पानी की जो गहराई होती है वो कम होती है, उथले होते हैं ये शेल्फ। सुंडा सेल्फ है ये, सुंडा गर्त नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। यहाँ पर ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, और थोड़ा सा अगर दिमाग लगाते आप तो आप इस क्वेश्चन को सही करते, और सही करके भी आए होंगे आप। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट है कि अमेजन वर्षा वन में अकेले पिछले 50 सालों में अपने वन क्षेत्र का 60% से अधिक हिस्सा खो दिया। ये कुछ ज़्यादा हो रहा है भाई, 60% नहीं खोया है, 19-20% के आसपास खोया है, 60% नहीं, ये तो ज़्यादा हो रहा है। चलिए अगला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। अच्छा स्टेटमेंट है कि जल चक्र में व्यवधान वनों की कटाई के प्रभावों में से एक है। डिसरप्शन ऑफ वाटर साइकिल, ये जल चक्र होता है उसमें व्यवधान उत्पन्न हो जाता है अगर डिफॉरेस्टेशन होता है तो। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट सही है, तो ये भी सही हो सकता है, और ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है। तो पहला तो सही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि RED+ वनों को संरक्षित करने के लिए विकासशील देशों को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करता है। ये बात तो बिल्कुल सही है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो यहाँ पर 2 और 3, दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन तो और भी ज़्यादा आसान है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य भूगोल में संभववादी परंपरा से संबंधित है। तो आपको पता है कि अ जोग्राफिकल इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री, ये जो एक बुक है वो लूसियन फैब्रे के द्वारा लिखी गई थी, और ये संभववादी परंपरा से जुड़ी हुई एक किताब है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 35, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए कितनी छोटी छोटी चीज़ें, कितनी छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं, और बहुत बड़े बड़े स्टेटमेंट्स में ये हमसे पूछ ली जाती हैं और हम लोग घबरा जाते हैं। बहुत ही आसान सी चीज़ें हैं, कोई भी क्वेश्चन कठिन नहीं है, सारे क्वेश्चन बहुत आसान हैं। पहला कथन पढ़ते हैं, सूर्य ऊष्मीय अवरक्त विकिरण उत्सर्जित करता है। इसको हिंदी में छोड़िए, अंग्रेजी में पढ़ते हैं। सन एमिट्स थर्मल इंफ्रारेड रेडिएशन वाइल द अर्थ एमिट्स शॉर्ट वेव रेडिएशन। बिल्कुल गलत, निहायत ही गलत, ऐसा तो हम लोग पढ़ते ही नहीं है। इससे आसान सवाल क्या हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, इंसोलेशन इज मेजर्ड इन यूनिट्स ऑफ वाट पर स्क्वायर मीटर। नहीं, वाट आवर्स पर स्क्वायर मीटर होता तो ये स्टेटमेंट सही होता। अब ये स्टेटमेंट गलत है, तो इस तरीके से बोथ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। इकोलॉजिकल नीश, पारिस्थितिकी निकेत की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी। बहुत आसान सवाल है, ग्रीनियल्स के द्वारा दी गई थी। इससे सरल सवाल क्या होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। ये भी बहुत आसान सवाल है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाइए। आपसे चीज़ें ऐसी पूछी जा रही हैं कि जो आपने कभी ना सुनी हो, लेकिन आपको हिंट दिया जा रहा है। चलिए पढ़ते हैं पहले इसको। निम्नलिखित में से कौन से राज्य
कौन से राज्य पूर्वी भारत में, ध्यान दीजिए, पूर्वी भारत में हरित क्रांति लाना के अंतर्गत आते हैं। एक्चुअली ये एक प्रोग्राम है, इसको कहा जाता है ब्रिंगिंग ग्रीन रेवोल्यूशन टू ईस्टर्न इंडिया। ईस्टर्न इंडिया पर ध्यान दीजिए, सिर्फ ईस्टर्न इंडिया पर ध्यान दीजिए। चलिए देखते हैं, क्या पंजाब ईस्टर्न इंडिया में आता है? नहीं आता है। क्या हरियाणा ईस्टर्न इंडिया में आता है? नहीं आता है। तो जिन जिन ऑप्शंस में 3 और 6 दिया हो वो तो हो ही नहीं सकते, वो तो हो ही नहीं सकते। यहाँ पर भी 3 दिया हुआ, यहाँ पर भी 3 दिया हुआ, यहाँ पर भी 3 दिया हुआ, बचा ये, बचा 1 2 1 2 4 और 5। आसाम, उड़ीसा, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश, यहाँ पर ये प्रोग्राम चलाया जाता है। एक्चुअली ये जो प्रोग्राम है ब्रिंगिंग ग्रीन रेवोल्यूशन टू ईस्टर्न इंडिया, ये पूर्वी भारत के 7 राज्यों में चलाया जाता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में चलाया जाता है, आसाम में चलाया जा रहा है, छत्तीसगढ़ में चलाया जा रहा है, उड़ीसा में चलाया जा रहा है, बिहार में, झारखंड में भी चलाया जा रहा है और पश्चिम बंगाल में भी चलाया गया है। ठीक है, तो ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, ठीक है, लेकिन हैं बहुत ही आसान। अगला क्वेश्चन है, ये तो अभी क्वेश्चन अभी पूछा ही गया है। और अभी ये जो पेपर हुआ था, हायर एजुकेशन वाला जो पेपर हुआ था, हायर वाला, असिस्टेंट प्रोफेसर वाला, उसी में ये क्वेश्चन आया था कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात में सबसे अधिक वायु वेग कहाँ देखे जाते हैं? आई वॉल में देखे जाते हैं। बहुत ही आसान सवाल है। अगला क्वेश्चन है, भूकंप के अधिकेंद्र के निर्धारण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, अधिकेंद्र का पता P और S तरंगों की यात्रा के समय की तुलना करके लगाया जाता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगला स्टेटमेंट है, सटीक त्रिभुजीकरण के लिए 2 भूकंपीय स्टेशनों की आवश्यकता होती है। अरे भाई, त्रिभुजीकरण कर रहे हैं, ट्रायंगुलेशन कर रहे हैं, तो 2 नहीं, हमको 3 की आवश्यकता होगी। ये स्टेटमेंट गलत है। अधिकेंद्र भूकंपीय स्टेशनों के चारों ओर खींचे गए वृत्तों के प्रतिच्छेदन बिंदु पर स्थित होता है। ये बात बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर हमको सही स्टेटमेंट बताने हैं, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा डी। 1 और 3 बिल्कुल सही हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये तो गलत होने नहीं चाहिए। उत्तरी गोलार्ध में समुद्री तापमान दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में अधिक होने का मुख्य कारण है सिर्फ और सिर्फ स्थल खंडों का अधिक अनुपात। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। एशिया में बहुत से ऐसे स्थान हैं जहां लोग बहुत कम हैं और कुछ ही ऐसे स्थान हैं जहां लोग बहुत अधिक हैं। तो देखिए, ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट दिया गया था कृषि के द्वारा, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है क्योंकि आपने ये सुना नहीं होगा, बस इसीलिए टफ है। अगर आपने सुना होता तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसान होता। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। भारत में गहन प्रवाल भित्ति संरक्षण, इंटेंसिव कोरल रीफ कंजर्वेशन से संबंधित ये क्वेश्चन है। 4 मेजर रीफ एरियाज़ हैं भारत में जहाँ पर ये कंजर्वेशन प्रोग्राम चलाया गया है, इंटेंसिव कोरल रीफ कंजर्वेशन, और वो चारों यही हैं, मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। और इस तरीके से इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी। इन चारों ही क्षेत्रों की पहचान की गई है भारत में इंटेंसिव कोरल रीफ कंजर्वेशन प्रोग्राम को चलाने के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। देखिए, ये क्वेश्चन ज़रा आप ध्यान दीजिए, और इस क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने हाईली गुब्बी वॉल्केनिक एरप्शन पर मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, 2 वीडियो मैंने अपलोड किए थे। अगर आपने उन दोनों वीडियोज़ को ध्यान से देखा है तो आप ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से करके आए होंगे। अगर आपने नहीं देखा है तो ये क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा कठिन होगा। सील्ड ज्वालामुखी मुख्यतः एंडेसाइट लावा से बनते हैं? नहीं, ये एंडेसाइट लावा से नहीं बनते हैं, ये बेसाल्टिक लावा से बनते हैं। स्ट्रेटो ज्वालामुखी मुख्यतः बेसाल्टिक लावा से बनते हैं, बेसाल्टिक लावा से तो बन ही नहीं पाएंगे, ये एंडेसाइटिक लावा से बनते हैं। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का सही आंसर है नाइदर 1 नॉर 2। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। बहुत ही आसान सवाल, PYQ, हज़ारों बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। नवाचारों के स्थानिक प्रसार को समझाने वाला भौगोलिक मॉडल का विकास किसने किया था? हैगर स्ट्रैंड ने किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। देखिए, इस क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र में हेमेटाइट अयस्क पट्टी है? छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र में? तो यहाँ पर बस आप इतना बता दीजिए कि कौन सा क्षेत्र छत्तीसगढ़ में है, कौन सा नहीं है। तुमकुर और चित्रदुर्गा जो एरिया है ये कर्नाटक में है। गढ़चिरौली का ये जो एरिया ये महाराष्ट्र में है।
और क्योंझर ये उड़ीसा में है, आपको पता होना चाहिए। सिर्फ बैला डीला की खाने ही छत्तीसगढ़ में है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी। कितना आसान सवाल है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां एक एकीकृत कृषि प्रणाली आईएफएस में शामिल हैं। देखिए ये क्वेश्चन अगर आपने नहीं सुना है और अगर आप तुक्का लगाना चाहते हैं तो यहाँ एकीकृत कृषि प्रणाली की बात की जा रही है, तो आप सबको जोड़ दीजिए। यहाँ पर बागवानी भी करी जाएगी, डेयरी फार्मिंग भी होगी, मत्स्य पालन भी होगा, पशुपालन भी होगा, और आपका तुक्का बिल्कुल सही होगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह निम्नलिखित में से किस धारा का विस्तार है। बहुत ही आसान सवाल है। ये गल्फ स्ट्रीम का विस्तार होता है, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। क्वेश्चन नंबर 48 है, बहुत ही अच्छा सवाल, कई बार पूछा गया है। शैलो इकोलॉजी पारिस्थितिकी केंद्रवाद का समर्थन करती है। शैलो इकोलॉजी एडवोकेट्स इकोसेंट्रिज्म नहीं, ये इकोसेंट्रिज्म नहीं, ये एंथ्रोपोसेंट्रिक होती है। वहीं डीप इकोलॉजी जो है वो एडवोकेट्स द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स, ये स्टेटमेंट सही है, ये इकोसेंट्रिक होती है। तो यहाँ पर ओनली सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। अच्छा क्वेश्चन है। आइए इस क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं फिर देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया सूर्य की चमक ज्योति बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। या हीलियम परमाणुओं का रेडियोधर्मी क्षय, नहीं ये नहीं होता है। केवल गुरुत्वीय संकुलन, ये भी संकुचन, ये भी नहीं होता है। विखंडन की रासायनिक अभिक्रियाओं की श्रृंखला, ये भी नहीं होता। प्रोटोन नाभिकीय संलयन श्रृंखला होती है। तो सूर्य में जो ये जो ल्यूमिनोसिटी होती है ना, वो सस्टेन बनी रहती है, हमेशा बनी रहती है। क्वेश्चन नंबर 50 है कि अगर इसको देखिए, इसको आप ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन को यहाँ पर कहा जा रहा है निम्नलिखित में से चावल संवर्धन प्रणाली SRI, चावल संवर्धन प्रणाली, राइस इंटेंसिफिकेशन, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन के संबंध में गलत है। गलत कौन सा है, चलिए गलत पढ़ लेते हैं। आप सारे स्टेटमेंट पढ़िए, चौथा स्टेटमेंट ज़रा ध्यान दीजिए। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, उर्वरकों का प्रयोग आवश्यक है। SRI खेती में उर्वरकों का भारी प्रयोग आवश्यक है। नहीं भाई, ऐसा कैसे हो सकता है कि बहुत ज़्यादा उर्वरकों का प्रयोग किया जाए। ये स्टेटमेंट ही गलत है और यही हमको चूज़ करना था। बहुत ही आसान सवाल, बस आप चारों स्टेटमेंट को एक बार पढ़िए। तो क्वेश्चन नंबर 51 है। अच्छा क्वेश्चन है। एक बुक दी हुई है द कंडीशन ऑफ पोस्ट मॉडर्निटी, इसके राइटर कौन है। डेविड हार्वे इसके राइटर हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। ये बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अजोर्स हाई, अगर आप अजोर्स हाई को नहीं जानते हैं तो आप नहीं कर पाएंगे इसको। अजोर्स हाई दक्षिण उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब की पेटी है, ये स्टेटमेंट गलत है। अगला है कि अजोर्स हाई हेडली सेल का एक हिस्सा है, ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो इस तरीके से ये नाइदर 1 नॉर 2। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। टेलियोलॉजिकल व्याख्या, विविधता में एकता, ओनली कार्ल रिटर, इस क्वेश्चन का भी आंसर है इस क्वेश्चन का आंसर है कार्ल रिटर। कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ टेलियोलॉजिकल व्याख्या, विविधता में एकता को आप इसमें पढ़िए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। इसको ज़रा ध्यान से देखिए। यहाँ पर कपास की कटाई, जब कपास की कटाई हो रही है, जब कपास की हार्वेस्टिंग हो रही है, कपास कट रहा है, उस समय क्या होगा। उस समय पूछा जा रहा है वर्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। वर्षा से संबंधित 4-5 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, इनको जरा देखिए। कटाई के दौरान भारी मानसूनी वर्षा आवश्यक है। अरे भाई ये कैसे, ये तो बिल्कुल गलत है। दूसरा है 55 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा आदर्श है, लेकिन कटाई के दौरान वर्षा हानिकारक है। ये थोड़ा सा जेन्युइन लग रहा है, थोड़ा सा ठीक लग रहा है, तो ये स्टेटमेंट सही है। अगला कह रहा है कि वर्षा केवल 180 दिवसीय पाला मुक्त अवधि के दौरान आवश्यक है, ऐसा नहीं, ये स्टेटमेंट भी गलत है। और मिट्टी में उच्च कैल्शियम कार्बोनेट बनाए रखने के लिए निरंतर वर्षा की आवश्यकता नहीं, ये तो कंट्रास्ट है, ये भी स्टेटमेंट गलत है। तो ओनली जो सही स्टेटमेंट है वो है ऑप्शन बी। 55 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की जो स्थिति है वो आदर्श होती है और कटाई के दौरान पानी नहीं बरसना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 55 है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। भारत में काउचुक शब्द किस फसल को संदर्भित करता है। बहुत ही आसान सवाल है, रबर से संबंधित है ये फसल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा, ये भी एक आसान सवाल है।
संदूर रेंज निम्नलिखित में से किस एकीकृत इस्पात इस्पात संयंत्र के लिए कच्चे माल का स्रोत है? संदूर रेंज, अगर आपने संदूर रेंज के बारे में अगर आप जानते हैं ये कहाँ पर है, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर लेंगे। तो देखिए, ये जो संदूर रेंज है वो कर्नाटक के बेल्लारी जिले में स्थित है। और तो बेल्लारी में कर्नाटक में कौन सा स्टील प्लांट है? विजयनगर स्टील प्लांट है। यही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। भिलाई कर्नाटक में नहीं है, विशाखापत्तनम तो है ही नहीं, राउरकेला भी नहीं है कर्नाटक में, उड़ीसा में है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित में से कौन सा कोयला क्षेत्र कम फास्फोरस सामग्री वाला उच्च श्रेणी का धातुकर्म बिटुमिनस कोयला उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो देखिए, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा गिरिडीह कोलफील्ड जो है वो कम फास्फोरस सामग्री वाला और उच्च श्रेणी का धातु कर्म बिटुमिनस कोयला की उत्पादन के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जलवायु विज्ञान में समताप रेखाओं का परिचय हम्बोल्ट ने दिया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। उष्णकटिबंधीय चक्रवात के विकास के लिए कौन सी वायुमंडलीय स्थिति अनुकूल है? ड्राई एयर इन द लोअर एटमॉस्फेयर, ड्राई नहीं, मॉइस्ट एयर चाहिए, मॉइस्ट एयर चाहिए, ये भी नहीं हो सकता। स्ट्रॉन्ग वर्टिकल विंड शेयर नहीं, लो वर्टिकल विंड शेयर चाहिए। स्टेबल एटमॉस्फेयर नहीं, अनस्टेबल एटमॉस्फेयर चाहिए। और इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा अनस्टेबल लैप्स रेट, है ना। क्वेश्चन नंबर 59 का जो सही आंसर होगा वो होगा अनस्टेबल लैप्स रेट। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान सवाल है। प्राकृतिक चिमनियाँ, ब्लैक होल्स और ग्लूप्स शब्द इनका वर्णन करने के लिए उपयुक्त होते हैं। देखिए, द टर्म्स नेचुरल चिमनी, ब्लो होल्स एंड ग्लूप्स आर यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग। इस क्वेश्चन का सही आंसर है कोस्टल एरोजनल फीचर्स फॉर्म्ड बाय वेव एक्शन ऑन रॉकी क्लिप्स। क्वेश्चन बहुत आसान है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस लिखा बहुत कठिन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 61। इससे आसान सवाल क्या होगा? वांथुनियन की दूसरी पेटी में क्या होता है? लकड़ी के लिए ईंधन के लिए लकड़ी का उत्पादन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 62। ये भी बहुत आसान सवाल है, मैपिंग का क्वेश्चन है। यूराल पर्वतमाला जो है वो यूरोपीय और एशियाई रूस के बीच में सीमा बनाती है। इट इज़ करेक्ट। ये जो मैच हो रहा है ये मैच बिल्कुल सही है। पश्चिमी साइबेरिया मैदान यूराल पर्वतमाला और येनिसेई नदी के बीच में है। ये पेयर भी बिल्कुल ठीक है। कॉकेसस पर्वतमाला जो है वो अरल सागर और बैकाल झील के बीच में नहीं है, ये ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच में है। इस तरीके से ब्लैक सी है और यहाँ पर एक कैस्पियन सी है, इनके बीच में ये कॉकेसस माउंटेन्स स्थित हैं। तो पहला और दूसरा मैच कर रहा है और हमको इनकरेक्ट के बारे में बताना है। देखिए ध्यान रखिएगा, गलत के बारे में बताना है तो केवल केवल तीसरा इसमें पेयर गलत है, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। चीनी सभ्यता के उदय का प्रारंभिक केंद्र, ये तो आसान सवाल है, येलो रिवर, ये जो पीली नदी है ये यहाँ पर चीनी सभ्यता का उदय माना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। थोड़ा सा दिमाग लगाना है। देखिए, ट्रांस कैस्पियन रेलवे, ये यहाँ पर ट्रांस कैस्पियन रेलवे यूरोपीय रूस और मध्य एशिया से जोड़ती है। देखिए, यूरोपीय रूस और मध्य एशिया से जोड़ती है, बताया भी गया है, स्टेटमेंट दिया जा रहा है। द ट्रांस कैस्पियन रेलवे जो है वो कनेक्ट करती है यूरोपियन रसिया को और सेंट्रल एशिया को, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। यह कैस्पियन सागर के किस बंदरगाह से शुरू होती है? ये कैस्पियन सागर के किस बंदरगाह से शुरू होती है? तो चलिए, अगर आपने ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी में जो विश्व के जो प्रमुख रेल मार्ग हैं अगर आपने उनका अध्ययन किया है तो आपको पता होगा कि जो हैलीफैक्स है ये कनाडा में है। अब ये जो रेल है वो अटलांटिक महासागर को पार करके कनाडा नहीं जाएगी। इसी तरीके से पोर्ट अर्थर ये जगह ऑस्ट्रेलिया के तस्मानिया में है, ये ऑस्ट्रेलिया में है, ट्रेन यहाँ भी नहीं जाएगी। और आप जानते हैं व्लादिवोस्टोक जो है वो रसिया के बिल्कुल पूर्व में स्थित है, बिल्कुल पूर्व में, जहाँ पर जापान है उसके पास ये व्लादिवोस्टोक स्थित है, तो ये भी नहीं हो सकता। बच रहा है ये, तो बस यही आपका सही आंसर है, ठीक है। इसी बंदरगाह से ये जो ट्रांस कैस्पियन रेलवे है ये शुरू होती है।
क्वेश्चन नंबर 65 है, इंडिया स्टैक क्या है? तो ये कठिन सवाल है क्योंकि आप इसके बारे में नहीं जानते हैं, इसलिए ये कठिन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। ये क्वेश्चन तो गलत नहीं होना चाहिए। पीटर हैगेट का मानव भूगोल में स्थानिक विश्लेषण भूगोल की किस विचारधारा से संबंधित है? क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। ये भी बहुत आसान सवाल है। पर्यावरणीय निश्चयवाद का आलोचक कौन थे? अल्फ्रेड हेटनर। अगला क्वेश्चन है फुक्टल रिवर। यहाँ पर एक रिवर दी हुई है PHUKTAL, फुक्टल रिवर किस नदी की सहायक नदी है? ये कठिन सवाल है, नहीं पढ़ा है तो आप नहीं कर पाएंगे। तुक्का मारना हो तो आप कोई भी तुक्का मार दीजिए, लेकिन इसका सही आंसर है जास्कर रिवर। जो फुक्टल रिवर है वो जास्कर की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। ये मैपिंग का एक अच्छा और आसान सवाल है। शान का पठार जो है वहाँ के मध्य भाग से एक नदी गुजरती है जो कि एक गॉर्ज बनाते हुए गुजरती है। ये एक आसान सवाल है, मैपिंग का क्वेश्चन है और वो नदी है साल्वीन नदी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। पहले इसको पढ़ते हैं फिर देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑन बायोडाइवर्सिटी लॉस एंड कंजर्वेशन। बायोडाइवर्सिटी लॉस और कंजर्वेशन से संबंधित यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इनको पढ़ना है और जो करेक्ट है उसको हमको चूज़ करना है। सबसे पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी डिक्रीज करती है रेजिस्टेंस टू एनवायरमेंटल प्रिटर्बेशंस। इनको हिंदी में कहा जा रहा है पर्यावरणीय विक्षोभ। इनके प्रति जो रेजिस्टेंस है उसको डिक्रीज करती है। तो ये पर्यावरणीय विक्षोभ या ये जो पर्यावरणीय अव्यवस्थाएं ये क्या हैं? जैसे वॉल्केनिक करप्शन हो जाए, सूखा पड़ जाए, बीमारियां आ जाएं, है ना, डिफॉरेस्टेशन हो जाए, ये सभी के सभी एनवायरमेंटल प्रिटर्बेशंस हैं। जैसे कि ये नेचुरल भी हो सकते हैं, ये ह्यूमंस के द्वारा भी हो सकते हैं। आदमी के द्वारा पर्यावरण को जो क्षतियाँ पहुंचाई जा रही हैं वो भी इसके अंतर्गत आ जाता है। तो अगर बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हो रही है अगर, तो वो डिक्रीज़ कर देती है रेजिस्टेंस टू एनवायरमेंटल प्रिटर्बेशंस। बिल्कुल सही बात है। अगर इस तरीके की जो पर्यावरणीय विक्षोभ हैं उनके प्रति जो रेजिस्टेंस है उसको डिक्रीज़ कर देगी बायोडाइवर्सिटी का लॉस। अगर बायोडाइवर्सिटी का लॉस नहीं होगा, बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होगी, तो इस प्रकार के जो पर्यावरणीय विक्षोभ होंगे उनके प्रति जो रेजिस्टेंस है उसमें वृद्धि हो जाएगी। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट सही है। तो इस यहाँ पर हमको चूँकि करेक्ट स्टेटमेंट्स बताने हैं, तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर भी दिया हुआ है, पहला यहाँ पर भी दिया हुआ है, पहला यहाँ पर भी दिया हुआ है, तो अभी 2 और 3 को भी देखना पड़ेगा। चलिए, क्रायो प्रिजर्वेशन ऑफ गैमेट्स क्या होते हैं? जैसे जो सेल्स होती हैं, जो एग्स होते हैं, जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं, एग्स होते हैं ना, उनको गैमेट्स बोला जाता है। उनका क्रायो प्रिजर्वेशन, क्रायो का मतलब हो गया उनको बहुत ठंडा करके प्रिजर्व करके रख देना, बहुत ही मतलब -200 डिग्री सेल्सियस तापमान के आसपास उनको ठंडा करके प्रिजर्व करके रख दिया जाता है उन गैमेट्स को। इज़ एन एग्जाम्पल, ये एक एग्जाम्पल है ऑफ एडवांस्ड इन सिटू कंजर्वेशन। चलिए, एग्जाम्पल ऑफ एडवांस्ड इन सिटू कंजर्वेशन। इस स्टेटमेंट में ये जो इन सिटू कंजर्वेशन है इसको ज़रा ध्यान से देखने की ज़रूरत है। देखिए, अगर हम शेर को जंगल में ही कंजर्व करते हैं तो उसको कहा जाता है इन सिटू कंजर्वेशन, लेकिन अगर हम शेर को चिड़ियाघर में कंजर्व कर रहे हैं तो उसको इन सिटू कंजर्वेशन नहीं कहते हैं, उसको कहा जाता है एक्स सिटू कंजर्वेशन। ठीक है। अब ये जो गैमेट्स हैं इनको हम बहुत ठंडा करके लेबोरेटरी में, एक लैब में हम इनको प्रिजर्व कर रहे हैं, तो ये इन सिटू नहीं हो सकता है, ये एक्स सिटू कंजर्वेशन का एग्जाम्पल है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। अगला स्टेटमेंट है, सेक्रेड ग्रोव्स प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी बाय प्रिजर्विंग इकोसिस्टम्स इन देयर नेचुरल स्टेट। पवित्र उपवन पारिस्थितिकी तंत्रों को उनकी प्राकृतिक अवस्था में संरक्षित करके जैव विविधता की रक्षा करते हैं। देखिए, ये प्राकृतिक उपवन हैं क्या, इनको भी ज़रा समझ लेते हैं।
जंगलों के वो भाग जो बचे खुचे रह गए हैं, जो जंगलों की जनजातियों, जो वहाँ के जो लोकल निवासी हैं, उन्होंने उन उन जंगलों के कुछ भागों को बचा के रखा हुआ है। वो उन भागों का संरक्षण करते हैं, वो वहाँ पर उनकी पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनको संरक्षित करके रखा हुआ है। जंगल तो कट गए हैं, कुछ भाग उनके रह गए हैं, उनको कहा जाता है सैक्रेड ग्रोव्स या पवित्र उपवन। ये जो पवित्र उपवन है वो पारिस्थितिकी तंत्रों को उनकी प्राकृतिक अवस्था में, चूँकि जंगल के ही भाग हैं ये, इसलिए उनकी प्राकृतिक अवस्था में ही संरक्षित करके जैव विविधता की रक्षा करते हैं। ये स्टेटमेंट सही है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है पहला स्टेटमेंट सही है और तीसरा स्टेटमेंट सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। तीनों ही चीज़ें बड़ी क्लियर होनी चाहिए। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। अभी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर एक मैंने लाइव क्लास मैंने ली थी। उसमें मैंने इकोनॉमिक ज्योग्राफी के 40-42 क्वेश्चंस कराए थे। उसमें मैंने एक सुएज कैनाल का भी एक क्वेश्चन मैंने कराया था और मैंने इसमें पूछा भी था कि ये जो तीन जो झीलें हैं सुएज कैनाल में, उनका वो उत्तर से दक्षिण चलने में उनका क्रम क्या है। तो मैंने आपको एक इंडिकेशन भी दिया था कि सुएज कैनाल से संबंधित और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये तो बहुत ही आसान सवाल पूछ लिया गया है कि मिस्र के उस प्रमुख बंदरगाह शहर का नाम बताइए जो उस बिंदु पर स्थित है जहां सुएज नहर भूमध्य रेखा में खुलती है। पोर्ट सहित इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72 डाई ज्योग्राफी। ये एक आसान सवाल है और इसका सही आंसर है हेटनर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73 कठिन क्वेश्चन है। बीटी कपास और बीटी मक्का जैसी कई जीएम फसलों में पाया जाने वाला कीट प्रतिरोधी जो गुण होता है वो किस जीव से प्राप्त होता है? क्या वो बैक्टीरिया से होता है, एल्गी से होता है, वायरस से होता है, फंगस से होता है? अगर आपने जीएस को पढ़ा है और आपने बीटी क्रॉप्स के बारे में पढ़ा है तो आप इस क्वेश्चन को सही करके आए होंगे। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। बैक्टीरिया के कारण जो है इनके अंतर्गत कीट प्रतिरोधी गुण का विकास हो जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। ये एक कठिन क्वेश्चन है, कभी देखा नहीं गया है, कभी सुना नहीं गया है और मैं इसका आपको सही आंसर बता देता हूँ। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जनगणना सांख्यिकी में आयु आंकड़ों में त्रुटियों को निम्नलिखित में से किस सूचकांक का उपयोग करके मापा जाता है। यहाँ पर दो सूचकांक दिए हुए हैं और ये दोनों ही सही हैं। बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। लियोन्स में रेशम उद्योग भौगोलिक रूप से किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? लियोन्स जो है वो रेशम उद्योग के लिए जाना जाता है और एक आसान सवाल है, मैपिंग का क्वेश्चन है। साओन और रोन नदी के किनारे इनके संगम पर स्थित है ये लियोन्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76 और ये एक आसान सवाल है। किसने तर्क दिया था कि भूगोल आवश्यकताओं का नहीं बल्कि संभावनाओं का अध्ययन करता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है लूसियन फैब्रे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। पर्यावरण और मनुष्यों के बीच संबंध की व्याख्या करते समय फ्रेडरिक रेडजेल ने निम्नलिखित में से किन भौतिक चरों पर जोर दिया है? सभी पर जोर दिया है। ऊंचाई, स्थलाकृति, जलवायु, वनस्पति, ये चारों ही सही हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। अभी मैंने जो लाइव क्लास ली थी जिसमें मैंने इकोनॉमिक ज्योग्राफी के 42 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए थे, उनमें मैंने कैंडी बेसिन का एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराया था। मैंने कहा था आपसे कैंडी बेसिन जो है वो श्रीलंका में है। किस लिए जाना जाता है? किसकी खेती के लिए जाना जाता है? चाय की खेती के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। यहाँ पर दो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, पहले इनको पढ़ते हैं फिर देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। पहला स्टेटमेंट है मर्केली स्केल मेजर्स अर्थक्वेक इंटेंसिटी फ्रॉम 1 to 10 बेस। यही गलत है, यहाँ 1 से 12 होना चाहिए था। पहला स्टेटमेंट ही गलत है। दूसरा स्टेटमेंट है रिक्टर स्केल मेजर्स अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड ऑन ए स्केल ऑफ 0 to 10 बेस्ड ऑन एनर्जी रिलीज्ड। ये स्टेटमेंट किसी हद तक सही हो सकता है और इस आधार पर स्टेटमेंट ए सही होगा। लेकिन अगर आयोग का मूड चेंज हो गया और उसने कहा कि यहाँ पर स्केल की जगह लॉगरिथमिक स्केल होना चाहिए और 0 to 10 फिक्स नहीं है, इसके बियॉन्ड भी ये हो सकता है, तो स्टेटमेंट 2 भी इनकरेक्ट होगा, स्टेटमेंट 1 भी इनकरेक्ट होगा, स्टेटमेंट 2 भी इनकरेक्ट होगा और इस आधार पर ऑप्शन बी सही होगा। लेकिन फ़िलहाल मैं जो आपको बता रहा हूँ उसके अनुसार स्टेटमेंट पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा स्टेटमेंट सही है और सही आंसर है ऑप्शन ए। लेकिन बी भी
स्टेट ऑप्शन बी भी सही हो सकता है, स्टेटमेंट टू भी इनकरेक्ट हो सकता है। अब आयोग की आंसर की आने दीजिए, उससे देखा जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत आसान सवाल है। विश्व जनसंख्या दिवस पहली बार आधिकारिक तौर पर वैश्विक स्तर पर कब मनाया गया था? तो ये तो 11 जुलाई 1990 को मनाया गया था। बहुत आसान सवाल है। अगला क्वेश्चन तो और भी ज़्यादा आसान है। यहाँ पर कुछ सिद्धांत दिए हुए हैं और उन सिद्धांत को देने वाले जोग्राफर्स के नाम दिए हुए हैं। पहला ही सुमेलित हो रहा है, बाकी एक भी सुमेलित नहीं है। पहला ही इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82। यहाँ पर दो सूची दी हुई है, एक क्षेत्र दिया हुआ है, दूसरी सूची में संसाधन या उद्योग दिए हुए हैं। संसाधन या उद्योग दोनों दिए हुए हैं, उनको मैच करना है। देखिए, लॉरेन कोलफील्ड जो है ये फ्रांस में है और ये कोयले से संबंधित है। इसी तरीके से पैराडॉक्स बेसिन ये यूएसए में है और ये पोटास के लिए जाना जाता है। रूर औद्योगिक क्षेत्र जो है ये स्टील के लिए जाना जाता है और ये जर्मनी में है। और वोल्गा बेसिन जो है ये रसिया में है, ये पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के लिए जानी जाती है। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। वायुमंडलीय हस्तक्षेप तकनीकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्लाउड सीडिंग विधि का सही विवरण है? इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है। इन स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़ेंगे तो ही आप इसको सही कर पाएंगे। पहला है, क्लाउड सीडिंग में कपासी वर्षा बादल विकसित करने के लिए वायुमंडल में सूखी बर्फ फैलाना शामिल है। क्लाउड सीडिंग इन्वॉल्व्स डिस्पर्सिंग ड्राई आइस इनटू द एटमॉस्फेयर टू डेवलप क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स। ये कहाँ जरूरी है कि क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स ही डेवलप किए जाएंगे? ये स्टेटमेंट गलत है। अगला है, क्लाउड सीडिंग एनहेंसेस प्रेसिपिटेशन बाय प्रमोटिंग क्लाउड डिसिपेशन। अरे ये कैसे हो सकता है? क्लाउड डिसिपेट हो जाएंगे तो फिर पानी कैसे बरसेगा? क्लाउड सीडिंग कैन परमानेंटली इंक्रीज द एनुअल रेनफॉल ऑफ ए रीजन। अरे भैया ऐसे कैसे होगा? पूरे साल की वर्षा बहुत अच्छी हो जाएगी? ये तो कभी संभव नहीं है। अगला स्टेटमेंट है डी में कहा जा रहा है, क्लाउड सीडिंग रिलाइज ऑन बर्जरॉन फिंडिसियन प्रोसेस। ये बिल्कुल सही है, ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। ये करंट का क्वेश्चन है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य है, उससे संबंधित ये क्वेश्चन है। यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और कौन सा गलत है, गलत का हमको पता लगाना है। ये अपने सक्रिय बिंदु पर लगभग 21 मील चौड़ा है। चलिए इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हॉर्मुज जलडमरू मध्य ईरान और ओमान के बीच स्थित है, तो ये तो सही है। यह लाल सागर और अरब सागर के बीच में स्थित है, ये गलत है भाई, ये तो बिल्कुल गलत है। अगला है, कुवैत हॉर्मुज जलडमरू मध्य के तट पर स्थित है, ये भी गलत है ना, ये भी गलत है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो तीसरा और चौथा गलत हैं, तो केवल 3 और 4 ये जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। पहला भी सही है कि ये अपने सबसे सक्रिय बिंदु पर 21 मील चौड़ा है, ये भी सही है। ये ईरान और ओमान के बीच में स्थित है, ये भी सही है। गलत हैं तीसरे और चौथे, यही हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। ये तो एक आसान सवाल है और इसको आप सही करके ही आए होंगे। यहाँ 2 सूची दी हुई हैं, पहले में कुछ ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स दिए हुए हैं, दूसरे में उनका विवरण दिया हुआ है ना। आप इसको मिलाइए। जैसे जो अरीट होता है वो आसपास के सड़कों को मिलाने पर निर्मित नुकीली एक रिज की तरह रिज होता है, ये बिल्कुल सही है। हॉर्न जो है कई सड़कों को मिलाने से बनी पिरामिड नुमा चोटी होती है, ये भी बिल्कुल सही है। तो ए का पहला सही है, बी का दूसरा सही है। ए का पहला सही है, बी का दूसरा सही है, बाकी देखने की ज़रूरत ही क्या है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। इसको ज़रा थोड़ा ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र ऊर्जा गहन है और डिकार्बोनाइजेशन के लिए महत्वपूर्ण है? मतलब एक ऐसा उद्योग है जहाँ पर बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। तो क्या आईटी इंडस्ट्री में आवश्यकता पड़ती है? नहीं। कृषि उद्योग में आवश्यकता पड़ती है? नहीं। वस्त्र उद्योग में आवश्यकता पड़ती है? नहीं। एल्यूमिनियम उद्योग में एनर्जी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। इससे सरल सवाल क्या होगा?
संसाधन प्रौद्योगिकी और जनसंख्या के आधार पर विश्व जनसंख्या का क्षेत्रीय वर्गीकरण किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? एडवर्ड एकरमैन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। ये भी बहुत ही आसान सवाल है। DFC प्रकार के जलवायु से कौन सा वनस्पति प्रकार संबंधित है? इसका सही आंसर है बोरियल कॉनिफेरस फॉरेस्ट। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 89 है। कभी आपने सुना नहीं होगा तो मैं इसका आपको सही आंसर बता देता हूँ। एर्लिच के द्वारा विकसित IPAT समीकरण, ये समीकरण क्या है? I = P × A × T, है ना, के संबंध में कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं। तो पहले इस समीकरण को समझ लीजिए। I का मतलब क्या है? इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी ऑन एनवायरनमेंट। P का मतलब है पॉपुलेशन। A का मतलब है एफ्लुएंस और T का मतलब है टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब स्टेटमेंट को पढ़ते हैं कि प्रौद्योगिकी हमेशा पर्यावरणीय क्षति को कम करती है। टेक्नोलॉजी जो होती है ऑलवेज रिड्यूसेस एनवायरमेंटल डैमेज। जो एनवायरमेंटल डैमेज हो चुका है, क्या उसको टेक्नोलॉजी हमेशा रिड्यूस करेगी? नहीं, ये तो स्टेटमेंट गलत है। ये स्टेटमेंट नहीं हो सकता। आप थोड़ा ध्यान से सोचेंगे तो ये स्टेटमेंट नहीं हो सकता। दूसरा कहा जा रहा है कि इट एक्सप्लेन्स एनवायरमेंटल इम्पैक्ट एज ए प्रोडक्ट ऑफ पॉपुलेशन, एफ्लुएंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये तो अभी मैंने आपको बताई, यही तो समीकरण है। तीसरा कह रहा है कि एफ्लुएंस जो होता है, ये जो समृद्धि होती है, वो रिप्रेजेंट्स पर पर्सन इनकम। ये भी स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पर दो सही हैं। ठीक है, दूसरा सही और तीसरा सही है, तो ऑप्शन ए इसका आंसर ठीक होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। ये अच्छा क्वेश्चन है और यहाँ पूछा जा रहा है कि कास्ट एनवायरनमेंट में, कास्ट वातावरण में चूना पत्थर का वियोजन, डिसोल्यूशन ऑफ लाइमस्टोन किसकी उपस्थिति से बढ़ जाता है? तो इसका सही आंसर है कार्बोनिक अम्ल के वियोजन से उत्पन्न हाइड्रोजन जो आयन होता है उसके कारण बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 91 है। बहुत आसान सवाल है। प्रकृति अवसर प्रदान करती है लेकिन मनुष्य अपनी कार्य पद्धति स्वयं चुनता है। कौन सी विचारधारा है? संभववाद की विचारधारा है। क्वेश्चन नंबर 92 बहुत ही आसान सवाल है। कोपेन का क्वेश्चन है। जब मैंने लाइव क्लासेस ली और मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराई फिजिकल ज्योग्राफी के, हर बार मैंने कोपेन का कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर रखा। और देखिए कोपेन के 2-3 क्वेश्चन आपको इस पेपर में मिल रहे हैं। AW का मतलब क्या होता है? उष्णकटिबंधीय, आर्द्र और शुष्क शीत ऋतु, है ना। AW का मतलब होता है उष्णकटिबंधीय, आर्द्र और शुष्क शीत ऋतु। ये बिल्कुल सही है। CS का मतलब है भूमध्य सागरीय, शुष्क ऋतु नहीं और गर्म ग्रीष्म काल। ये गलत है। S का मतलब होता है समर ड्राई। ठीक है, समर जो होगी वो ड्राई होगी, समर में पानी नहीं बरसेगा। समर कैसी होती? शुष्क होगी। और यहाँ पर कह रहा है शुष्क ऋतु नहीं होगी, ऐसा नहीं है। समर जो होगी वो शुष्क होगी। तो ये गलत है, ये सही से सुमेलित नहीं है। यहाँ कह रहा है BWK शीत मरुस्थल, मध्य अक्षांशीय शीत मरुस्थल, ये सही है। मध्य अक्षांशीय निर्जल या शुष्क, ये भी सही है। अगला है ET टुंड्रा, 12मासी बर्फ नहीं। EF होता तो 12मासी बर्फ होती। ET टुंड्रा है, ये गलत है। यहाँ पर 12 महीने बर्फ नहीं पड़ी रहेगी। तो यहाँ पर पहला और तीसरा बिल्कुल सही है और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन A। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। वृद्धि किस प्रकार के परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करती है? व्हाट टाइप ऑफ चेंज डज ग्रोथ रिप्रेजेंट्स? चेंज हो रहा है, ये जो चेंज है उसके बारे में पूछ रहा है। चेंज का एक प्रकार है ग्रोथ। ठीक है, तो ग्रोथ किसको रिप्रेजेंट करता है? देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा, ग्रोथ को हम मेजर कर सकते हैं। ग्रोथ को जो है हम मेजर कर सकते हैं। ग्रोथ किसी स्टेज में आके रुक सकती है, बंद हो सकती है। ठीक है, ग्रोथ को हम मेजर कर सकते हैं। तो मेजर हम वही चीज़ें कर सकते हैं जो नंबर्स में होती हैं। इसलिए ग्रोथ जो है वो क्वांटिटेटिव चेंज को रिप्रेजेंट करती है। क्वालिटेटिव चेंजेस जो होती हैं वो डेवलपमेंट से संबंधित होती हैं, वो डेवलपमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। डेवलपमेंट हमेशा कंटिन्यूअस होता है, वो किसी भी स्टेज पर बंद नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। वायुमंडल में संतृप्त वाष्प दाब इस पर निर्भर करती है। सैचुरेशन वेपर प्रेशर इन द एटमॉस्फेयर डिपेंड्स
ओनली अपॉन टेम्परेचर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। निम्नलिखित चट्टानों पर विचार कीजिए, बलुआ पत्थर, सेल और कॉन्ग्लोमेरेट। कौन सी चट्टान ऐसी है जिसके द्वारा रिज और ऊंची भूमि अपलैंड्स का निर्माण किया जा सकता है? अब ऊंची भूमि कब बनेगी? जब उस चट्टान का इरोजन ना हो, जो इरोजन रेजिस्टेंट हो, बहुत मुश्किल से उसका इरोजन हो, है ना। तो बलुआ पत्थर तो बहुत मजबूत होती है ना, इरोजन बहुत मुश्किल से होता है। कॉन्ग्लोमेरेट का भी इरोजन बहुत मुश्किल से होता है। सेल एक मुलायम चट्टान होती है। तो सिर्फ और सिर्फ बलुआ पत्थर और कॉन्ग्लोमेरेट से ही ऐसी ऐसी स्थलाकृति बन सकती है जो कि काफ़ी ऊपर की ओर ऊंची उठी हुई हो। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 1 and 3 ओनली। ओनली बलुआ पत्थर और कॉन्ग्लोमेरेट। अगला क्वेश्चन है वालकर कुंडे किसने लिखी थी? तो ये तो बहुत ही आसान सवाल है, रेडजेल ने लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 97 में कहा जा रहा है कि जब महासागर में दाब ढलान बल को कोरियोलिस प्रभुत्व द्वारा संतुलित किया जाता है तो उत्पन्न महासागरीय धारा को कहा जाता है। इंग्लिश में पहले इसको समझते हैं। व्हेन प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, एक फोर्स दिया जा रहा है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स इन द ओशन इज बैलेंस्ड बाय कोरियोलिस इफेक्ट या कोरियोलिस फोर्स। प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स पीजीएफ कोरियोलिस इफेक्ट से बैलेंस हो गया है तो जो रिजल्टिंग ओशन करंट होगी उसको क्या कहते हैं? जियोस्ट्रोफिक सर्कुलेशन कहा जाता है उसको। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। बहुत आसान सवाल है। कौन सी लेयर, हाँ, हमारे वायुमंडल की कौन सी लेयर, कौन सी आयन मंडलीय परत उच्च आवृत्ति वाली रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है? अपलेशन लेयर, एफ लेयर जो होती है वो हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स को जो है वो परावर्तित कर देती है। क्वेश्चन नंबर 99 तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। किसने मानव का वर्णन यह करते हुए किया कि वह मानव एक बड़े शहर में ट्रैफिक कंट्रोल यातायात नियंत्रक के समान है जो प्रगति की दर को तो बदल देता है लेकिन उसकी दिशा को नहीं? तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ग्रिफिथ टेलर ने नवनियतिवाद के बारे में बताया था, स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म के बारे में बताया था और उसी से संबंधित ये स्टेटमेंट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध अदाना मैदान, ये तो बहुत आसान सवाल है, तुर्की में है ये अदाना मैदान। और डेड सी फॉल्ट जो है किस प्रकार की प्लेट सीमा का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री को रिप्रेजेंट करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102 और आसान सवाल है। सूची दी हुई है, पहली सूची में औद्योगिक क्रांति दी हुई हैं और दूसरी सूची में उसकी विशेषता दी हुई है। तो जो पहली औद्योगिक क्रांति थी उसमें क्या हुआ था? उसमें आपको याद होगा मशीनीकरण के लिए जल और भाप ऊर्जा के इंजन्स बनाए गए थे। तो ए कनेक्ट हो रहा है 2 से और अगर यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही होगा क्योंकि एकमात्र यही है जिसमें ए 2 से कनेक्टेड है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103 और ये टफ क्वेश्चन है, अच्छा सवाल है। एक मेगालोपोलिस है जापान के पूर्वी तट पर, जापान का जो पैसिफिक कोस्ट है उसके पूर्वी तट पर एक मेगालोपोलिस है जिसका नाम है टोकाइदो मेगालोपोलिस। इसके बाहर छोटी छोटी बस्तियां बन गई हैं या बनी रह गई हैं जिनमें कि बुजुर्ग लोग रहते हैं। अब पूछा जा रहा है कि इसकी उत्पत्ति का कारण क्या है, क्यों ऐसा हुआ कि उस मेगालोपोलिस, ये जो टोकाइदो मेगालोपोलिस है, ये एक बहुत बड़ा ये एक सुपर मेगालोपोलिस है ना। इसके बाहर जो लोग इसके बाहर की जो बस्तियां हैं उस पर बुजुर्ग लोग बचे रह गए हैं। ऐसा क्यों है आखिर, इसके पीछे का प्रमुख कारण क्या है? तो चलिए स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं फिर देखते हैं तुलनात्मक रूप से कौन सा सही है कौन सा गलत है। शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च जन्म दर, शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च जन्म दर। तो ये जो बाहर के एरिया हैं यहाँ पर उच्च जन्म दर अधिक होगी तो यहाँ बच्चे ज़्यादा होंगे, है ना। मृत्यु दर के बारे में नहीं कहा जा रहा है। तो चलिए अभी आगे के स्टेटमेंट देखते हैं, है ना, कंपैरेटिवली देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। प्रमुख शहरों में प्रदूषण का उच्च स्तर, तो प्रदूषण से तो कोई मतलब नहीं है भाई, कितना भी प्रदूषण हो, अगर आदमी कमाने के लिए गया है तो वो वहीं रहेगा। जो शहर में रहने लग गया तो शहर में ही रहता है। प्रदूषण कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं, खासतौर से जापान के लिए भी। तीसरा है कि स्वास्थ्य सुधार के लिए बुजुर्गों को ग्रामीण क्षेत्रों में बसाने की सरकारी नीति।
ऐसी कौन सी सरकारी नीति है कि जो कहे कि जितने भी बुढ़े लोग हैं सब गांव में रहो जाके, है ना? ऐसा तो नहीं हो सकता है। चौथा है कि रोजगार के लिए परिवहन के युवा सदस्यों का बड़े शहरों की ओर पलायन। अब ऐसा हुआ होगा कि जब ये मेगालोपोलिस डेवलप हो रहा होगा तो इन ग्रामीण क्षेत्रों से जो जवान लोग थे वो शहर चले गए, बुढ़े लोग रह गए। तो ये स्टेटमेंट कंपैरेटिवली चारों की तुलना में बिल्कुल सही है ना? और यही इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104। निम्नलिखित में से भूगोलवेताओं और उनकी विचारधाराओं का कौन सा युग्म सही नहीं है? देखिए यहाँ विचारधाराओं के स्कूल दिए हुए हैं, विचारधाराएं नहीं दी हुई हैं। तो फ्रेडरिक रेडजेल जो हैं जर्मन स्कूल से संबंधित हैं, आइजा बोमेन जो हैं वो अमेरिकन हैं, जीन ब्रून्स फ्रांसीसी हैं, कार्ल ओसौर जर्मन नहीं है। यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 105 है प्रजातियों के विलुप्त होने के जोखिम का आकलन करने के लिए IUCN द्वारा किस मानदंड का उपयोग नहीं किया गया है? अगर आप इन चारों को ध्यान से पढ़ेंगे तो इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ स्पीसीज इसका इस क्राइटेरिया का उपयोग नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 106 है। यहाँ दो सूची दी हुई हैं, एक तरफ बायोम है, एक तरफ बायोम के उदाहरण दिए हुए हैं, इनका मिलान करना है। मरुस्थल जो है वो कालाहारी मरुस्थल है, ये तो आप जानते ही होंगे। पंपाज घास का मैदान है, ये भी आपको पता होगा। चैपरल जो है वो भूमध्य सागरीय जो है वो जो क्लाइमेट होता है उसमें उसकी वनस्पति है। और सुंदरवन मैंग्रोव है, ये भी आपको पता होगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107। ये क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा सा टफ भी है। और इसमें पूछा जा रहा है कि स्मिथ के सरलीकृत वास्तविक विश्व मॉडल के अनुसार किस उद्योग के लिए सबसे अधिक लाभदायक स्थान उस बिंदु के रूप में परिभाषित किया जाता है जहां कुल राजस्व कुल लागत से अधिकतम मात्रा में अधिक होता है? ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108। इसमें कहा जा रहा है हंटिंगटन के निश्चयवादी लेखन ने सभ्यताओं को आकार देने में किसकी भूमिका पर जोर दिया है? देने में क्लाइमेट की भूमिका पर जोर दिया है। ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 109 बहुत आसान है। मोहेर जो ऊन होती है, जो फाइबर है, वो अंगोरा बकरी से प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 110 है एक पौधे की प्रजाति जो शुष्क मौसम में अपनी पत्तियां गिरा देती है लेकिन गीले मौसम में फिर से उगाती है, मतलब पत्तियां गिर रही हैं फिर उग रही हैं, कौन सी वो किस प्रकार के पौधे हैं? तो जीरोफाइट्स होते नहीं हैं, है ना? ये जो है मरुस्थल में पाए जाते हैं। हेलोफाइट्स लवणी हैं, मिट्टी में पाए जाते हैं, लवणी जल में पाए जाते हैं। हाइड्रोफाइट्स जल में पाए जाते हैं, जब जल मिलता ही रहेगा तो पत्ती गिराने की ज़रूरत क्या है? तो बचा ट्रोपोफाइट्स, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 111 है कि कॉफ़ी के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यह इथियोपिया में उत्पन्न हुई है, ठीक है, लेकिन हमको गलत स्टेटमेंट का चयन करना है। ये पॉटजोल मिट्टी को पसंद करती नहीं, ये पॉटजोल मिट्टी को पसंद नहीं करती है। कॉफ़ी की खेती बड़े फार्मों पर की जाती है जिन्हें कोलखोज नहीं, ये भी बिल्कुल गलत है। तो 2 और 3 गलत हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 112। मंचूरिया औद्योगिक क्षेत्र के बारे में पूछा जा रहा है और यहाँ पर तीन नगर हैं जिनसे एक इंडस्ट्रियल ट्रायंगल बन जाता है, एक औद्योगिक त्रिकोण बन जाता है। वो कौन से नगर हैं? वो हैं अंसान, फ्यूशुन और सेनियांग। बहुत ही आसान सवाल है, कई बार पूछा जा चुका है पहले भी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113। सतत विकास SDG 7 का उद्देश्य क्या सुनिश्चित करता है? देखिए टफ क्वेश्चन है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप नहीं कर पाएंगे। ये सब UGC नेट के लेवल के क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, एनर्जी से रिलेटेड है ये SDG 7। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 114। ये एक अच्छा सवाल है, अगर आप इसको ध्यान से पढ़े होंगे तो आप इसको सही करके आएंगे। ये रिलीफ्स के इन्वर्जन से संबंधित ये क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट दिया गया है कि एंटीक्लाइंस ऑलवेज अपीयर एज हाई रिलीफ while synclines always appear as lower relief। तो ऑलवेज वर्ड जो यूज़ किया गया है इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। जो एंटीक्लाइंस होंगे वो हमेशा ऊपर की ओर उठे हुए दिखाई देंगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि रिलेटिव रेजिस्टेंस ऑफ रॉक्स, चट्टानों की जो प्रतिरोधक क्षमता है अपरदन के प्रति, रॉक्स एंड इरोजन रेट, है ना, रेजिस्टेंस ऑफ रॉक और इरोजन रेट,
ये निर्धारित करते हैं, डिटरमाइन वेदर एंटीक्लाइंस और सिंक्लाइंस स्टैंड हाई इन रिलीफ। मतलब एंटीक्लाइन ऊपर रहेगा कि सिंक्लाइन ऊपर की ओर दिखाई देगा, ये निर्धारित करता है चट्टानों की रेजिस्टेंस पावर और इरोजन की दर। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, स्टेटमेंट 1 इज़ फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज़ ट्रू। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115। यहाँ पर ढाल विकास के हाइड्रोलिक स्लोप सिद्धांत के बारे में पूछा गया है, PYQ है, RE हॉर्टोन इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 116। रैटल जल विद्युत परियोजना, ये करंट का क्वेश्चन आप कह सकते हैं, और ये जो है कौन सी नदी पर स्थित है पूछा जा रहा है, तो इसका सही आंसर है चेनाब नदी पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 117 है। क्वेश्चन बहुत आसान है, बस घुमाया गया है, सिर्फ आपको भाषा में उलझाया गया है। एक भूगोलवेत्ता ने एक भू आकृति का अवलोकन किया, देखने गया, और उसका वर्णन इस प्रकार से कर रहा है। सतह समतल शीर्ष वाली है, ठीक है, सतह ऐसी है, समतल है, आसपास के भूभाग से अलग थलग है। ये जो भू आकृति है, इसका समतल, इसकी सतह समतल शीर्ष वाली है, और ये आसपास के भूभाग से अलग थलग है। इसके पार्श्व तीव्र और लगभग ऊर्ध्वाधर हैं। तो ये हो गए पार्श्व, ये हो गए पार्श्व, है ना। अब अलग बाकी की जो सतह हो गई वो नीचे हो गई, है ना। ये जो है, ये इसका जो सरफेस है, ये जो ऊपरी भाग है वो प्लेन है, और इसकी जो साइड हैं वो स्टीप हैं और वर्टिकल हैं। आगे कह रहा है ये बुटी, एक बुटी उस भू आकृति का और अधिक अपवर्तित रूप है। तो ये मेसा है, ये क्या है, ये मेसा है। देखिए कितना आसान सवाल पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 18, ये भी PYQ है। जकोटा त्रिभुज, ये जो है ये जापान, साउथ कोरिया और ताइवान, इसको जापान, साउथ कोरिया और ताइवान मिलके जकोटा ट्रायंगल बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 119। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डेंसिटी मेजर्स इज यूज्ड फॉर एनालाइजिंग फूड सिक्योरिटी प्रेशर इन एग्रीकल्चरल रीजन्स, तो इसका सही आंसर होगा फिजियोलॉजिकल डेंसिटी। और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 120। कनाडा के ग्रैंड बैंक्स, कनाडा का जो ग्रैंड बैंक है वो किसके लिए जाना जाता है, और आपको पता होगा ग्रैंड बैंक्स जो है वो समृद्ध समुद्री मत्स्य क्षेत्रों के लिए, रिच मेरीन फिशरीज़ के लिए जाने जाते हैं। तो इस तरीके से आज मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से PGT के पेपर का आंसर की बिल्कुल सटीक, बिल्कुल विश्वसनीय आंसर की आपको उपलब्ध करा दी है। और आपके कौन कौन से आंसर सही हैं, आपने कितने आंसर सही किए हैं, वो आप मुझे मैसेज के माध्यम से आप मुझे ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।